हेलो साथियों, सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत है। आप सभी को पता है आगामी 2 दिन और है, बस लड़ने के, मरने के, कटने के, है ना। फुल तैयारी, बिल्कुल सोपड़ा साहब। साथियों, उस दिन रह गए थे हमारे 15 तक क्वेश्चन कराए थे हमने, 5 क्वेश्चन और कोई प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है संविधान के, आज जो संविधान के जितने भी क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन है, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसी क्लास को आपको देख कर जाना है एग्जाम में, और 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से लगा के आओगे। चलते हैं क्लास की तरफ साथियों। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन, ठीक है साथियों, निर्वाचन है, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो जाती है, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368। साथ ही साथियों, मैंने बताया था उस दिन एक तरीका एनिमिनेट करने का। अगर आप सभी जानते हो बखूबी, ये जो आर्टिकल आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, बहुत शानदार, इनके बारे में जानते हो तो आप एनिमिनेट कर सकते हो। आर्टिकल 315, 324, 352, 368, ठीक है साथियों। 315 में क्या हमारा अखिल भारतीय सेवाओं का ना, अखिल भारतीय सेवा को, यूपीएससी वाला 315। 352 में क्या साथियों, 3 प्रकार के क्या आपातकाल लगते हैं, 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है, और वित्तीय आपात 360। तो तीनों आपात में आते हैं, तो ये भी खत्म हमारा, 352 भी खत्म, इसमें यूपीएससी 315 ये भी खत्म। 368 ये संविधान संशोधन 368, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और साथ ही कमेंट करके बताएंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में दे रखी है, ठीक है। तो आंसर क्या बचा हमारे साथियों, 324। 324 अनुच्छेद 324 में साथियों हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग। क्या है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग हमारा 324 भाग कौन से भाग में है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है साथियों। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, निर्वाचन आयोग, ठीक है साथियों। निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 329 भाग 15 में है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 315 भी मोस्ट है एग्जाम की, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी वाला ना, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 315, ठीक है। 352 राष्ट्रीय आपात, ठीक है साथियों। 368 संविधान संशोधन। परीक्षा की दृष्टि से चारों आर्टिकल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। 324 में क्या हमारा, निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान है 324। 324 से लेकर 329 तक किसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो निर्वाचन आयोग के। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, और 25 जनवरी को साथियों कौन सा दिवस मनाते हैं, मतदान, ठीक है। मतदान दिवस कब मनाते हैं हम, 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को मतदान दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ठीक है साथियों। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। पहला है ऑप्शन अनुच्छेद 243, दूसरा 343, ठीक है, तीसरा 273 और चौथा 342। सभी को पता होगा हिंदी भारत की राजभाषा ना, राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी राजभाषा है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित की गई है, अनुच्छेद 243 पहला, दूसरा 343, 273, 342। ये कौन से भाग में आता है हमारा हिंदी वाला, 17, भाग 17 में ये राजभाषा आयोग भाग 17 में आता है हमारा साथियों, भाग 17, ठीक है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये राजभाषा आयोग के बारे में, हिंदी के बारे में हमारे बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा 343। अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। साथ ही बता दूं, हम तुम उत्तर प्रदेश की
परीक्षा के पास उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं, यूपी की है ना, उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हिंदी, ठीक है, हिंदी और उर्दू। ये उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू। 1947 में हिंदी बनती है, 1989 में उर्दू बनती है, ठीक है साथियों। ये उत्तर प्रदेश की राजभाषा बनती है, ये 1947 को, और 1968 को हिंदी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। 1968 में हिंदी सभी कार्यालय जितने भी कामकाज वाले सरकारी ऑफिस है सब में हिंदी 368 में लागू हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कहने का गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। पहला ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथियों, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 को की जाती है, ठीक है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 2014 में 2014 में हमारे मोदी जी की सरकार आती है साथियों, और 2015 में इसका नाम क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। 2015 में ऐसा बना देते हैं क्या हम, नीति आयोग। बहुत अच्छे, नीति आयोग। 2015 में योजना आयोग का नया नाम पड़ जाता है 2015 में नीति आयोग, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम थिंक टैंक। बहुत अच्छे, थिंक टैंक। ये कैसा है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, थिंक टैंक जिसे बोलते हैं, नीति आयोग 2015 से। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं ना, उपाध्यक्ष दूसरे बनते हैं। योजना आयोग किसके द्वारा चालू करा गया था 1950 में, पीटी नेहरू। इसके उपाध्यक्ष पूछे योजना आयोग के पहले, तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें साथियों, यूपीएससी के प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी। कौन है साथियों, मनोज सोनी। 1926 में यह आयोग बनता हमारा, लोक सेवा आयोग का बनता 1926 में। साथ ही आता है वित्त आयोग, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या है हमारे, वित्त आयोग। चुनाव आयोग का भी हम पीछे बता चुके हैं, भाग 15 324 से लेकर 329, ठीक है साथियों। तो योजना आयोग हमारा क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, बाकी तीनों क्या, संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कहने का मतलब है जो मौलिक अधिकार है हमारे 12 से लेकर 35 तक, उनका जो संरक्षक है, मतलब उनका जो रखवाला है, जो उनके नियमों को बनाए रखता है, कौन है। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यकारिणी, तीसरा संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है साथियों, हमारा संसद, ठीक है। क्या है, संसद। मैं बता चुका हूं संसद के कितने अंग हैं साथियों, 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है साथियों। लोकसभा, राज्यसभा और ये संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। आर्टिकल 79 में क्या आती है हमारी, संसद आती है, पूछ लेता है ना। आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, ठीक है साथियों। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, सबसे बड़ा पूछे तो राज्यसभा, और सबसे छोटा मतलब निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा, उच्च सदन हमारा राज्यसभा, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31, और लोकसभा की सीटें कितनी है, 80, ठीक है। लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। सभी को बताया नई संसद, नया संसद भी कहां बनना हमारा, नई दिल्ली। पुरानी संसद के वास्तुकार की बात करें साथियों, पुरानी संसद के एडविन लुटियंस है, एडविन लुटियंस। पुरानी दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो संसद, पुरानी संसद एडविन लुटियंस है ना, कैसी थी, गोलाकार। अब जो संसद बननी है हमारी कैसी है, जो नई संसद है उसके वास्तुकार, जो नई संसद बनने जा रही है उसका जो डिजाइन है बीमल पटेल, बहुत अच्छे, बीमल पटेल के द्वारा वो बनती है। उसमें साथियों राज्यसभा के लिए मयूर, लोकसभा के लिए मयूर, उसकी छत पे डिजाइन करा गया वो मयूर से करा गया है। प्लस राज्यसभा में कमल के फूल का छत में डिजाइन है,
इसमें एक राजदंड है संगोल, पूछा जाता है राजदंड संगोल। तो जो संगोल राजदंड लिया है हमने नई संसद में संगोल, ये किस वंश से संबंधित है? संगोल ये किससे है? हमारा चोल वंश से। ये पूछा गया है, वो है सवाल हमारा, ठीक है। 888 वर्तमान में जो है सीटें बनाई जा रही है, उसमें जो नई संसद है 888 लोकसभा सदस्यों के लिए जो बड़ा विस्तार करा जाएगा आगे, और राज्यसभा में 383 के आसपास है लगभग में, है ना। 888 लोकसभा की सीटें नई उसमें। और टाटा कंपनी ने इसका ठेका लिया ना, ध्यान देंगे। नई संसद, पुरानी संसद का नाम क्या रखा? संविधान भवन। जो हमारी पुरानी संसद है साथियों, उसका नाम क्या है? संविधान भवन। और ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका एपीएस के एग्जाम में, नई संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा गया? तो पीएम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा नई संसद का क्या हुआ साथियों? उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 360, संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368, और जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध 370। तो हमें क्या करना है साथियों? सुमेलित करना है। देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध 370, ये बिल्कुल सही है, और वर्तमान में इसे खत्म भी किया जा चुका है, 370 हट चुका है। आपात की उद्घोषणा, यह बात साथियों क्या की चलिए? राष्ट्रीय आपात की, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा में पीछे बचा चुका हूं तुम्हें, 356 ना होकर क्या? 352। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है हमारा? यही सुमेलित नहीं है। और वित्तीय आपात की बात करें तो 360 में है, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368, ठीक है। मैंने अभी कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा आप सभी से, संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, लेकिन किस भाग में है? भाग 15, 20, 22 है ना, किस भाग में? तो कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय आपात साथियों कौन से में? हमारे 352 में। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में राज्यपाल तंत्र हमारा क्या हो जाए? फेल हो जाए साथियों, किसी राज्य में राज्य तंत्र राज्यपाल वाला फेल हो जाए तो क्या लग जाएगा? वहां राष्ट्रपति शासन, ठीक है साथियों, राष्ट्रपति शासन। बात चल रही है उत्तर प्रदेश परीक्षा की नहर को देखते हो, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 10 बार, ठीक है, कुल 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला लगा था 25 फरवरी 1968, ठीक है, डेट सहित पूछ ले उत्तर प्रदेश में पहला 25 फरवरी 1968 को पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है। और साथ ही बताना है आप सभी को, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन एक भी बार नहीं लगा है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य ऐसा है जहां एक भी बार क्या नहीं लगा? राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट साथ ही हमारे जो उस दिन की पीडीएफ में रह गए थे कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, वो आप सभी के कंप्लीट हो चुके हैं और शानदार क्वेश्चन है। हम चलते हैं दूसरी जो हमारी संविधान की पीपीटी है उसकी तरफ। तो इन्हें जो है अच्छी तरीका से नोट करके चलना है बिल्कुल आपको, ठीक है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आप सभी के बीच में है ये, और इन्हें जो है पूरा नोट करके चलना है तुम्हें, बहुत शानदार परीक्षा की नहर से, ठीक है। ये हमारी अब अगली सीरीज है साथियों। ये बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं सेट कर लूं इसे। 1 मिनट साथियों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है साथियों। ये है अब हमारे नई पीपीटी आप सभी के सामने। देखो हमारा जो उद्देश्य है, जो क्वेश्चन आप सभी के सामने रखें वो ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं ना, तो ध्यान रखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी क्लास को देखकर जब जाना है। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं, क्या साथियों? पंचायती राज संस्थाओं दो का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? पहली बात तो ये 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992, 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992, एक आता 74वां संविधान संशोधन 1993। तो ये हमारा किससे संबंधित है? ग्रामीण वाला ना, पंचायती राज व्यवस्था से, वो शहरी नगरीय से है, ठीक है, 74 वाला। तो जो सभी को पता है ग्राम प्रधान जो पंचायती चुनाव होते हैं हमारे जिला पंचायत 3 स्तर पर है ना,
और मैं उस दिन बता चुका हूं 3 स्तर वाली कौन सी समिति हमारी, बलवंत राय मेहता 1957, बलवंत राय मेहता समिति है ना। ये पंचायती राज व्यवस्था कितने सूत्र की लाए थे, 30 पंचायती राज व्यवस्था लाए थे 1957 में, ठीक है साथियों, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, और तीनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों, हमारे 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है हमारा पंचायती राज संस्था के कार्यकाल होगा ना। तो बलवंत राय मेहता समिति कितनी स्तरीय है, 3 स्तरीय। एकमात्र भारत का राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है साथियों, तो वो एकमात्र कौन सा, पश्चिम बंगाल, वो एकमात्र राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। और साथ ही बता दो निवेदिता सेतु पूछा जाता भी, पूछा गया है आरओ की परीक्षा में, एपीए आरओ की परीक्षा में, यहाँ निवेदिता पुलिस जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाला एग्जाम था उसमें पूछा गया था निवेदिता सेतु किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल, निवेदिता सेतु। तो सही है, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से हमारी ये संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में कितने स्तरीय लाती है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। भारत का एकमात्र राज्य जहां 4 स्तरीय है तो पश्चिम बंगाल, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं हम, 243 चैट है, ये सब हमारे किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से आर्टिकल संबंधित है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कौन करेगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कौन करेगा, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा हमारा संसद, तीसरा राज्य विधानमंडल, चौथा हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है साथियों। तो कौन करेगा, हमारा संसद, ठीक है। संसद जो शुरू के हमारे 3 आर्टिकल हैं, किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा, ठीक है साथियों, छोटा बड़ा, किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना, किसी बाहरी क्षेत्र को अपने भारत के हिस्से में ऐड करना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे संसद के अधिकार में है ना। संसद के अधिकार में आर्टिकल 79 में क्या संसद है, राष्ट्रपति हमारा 52 में है, 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, 73, 74, 75, ठीक है। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, इसके भी 2, विधान परिषद और विधान सभा, विधान परिषद साथियों और विधान सभा, है ना, विधान परिषद और विधान सभा ये आते हैं हमारे क्या, इसके अंग है किसके, विधान मंडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष, ठीक है साथियों। कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, बच्चे भी देखकर थोड़ा परेशान हो जाए, अंतरिम, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा होगा स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अगर जिसे नॉलेज है तो वो आराम से लगा देगा, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसकी लैंग्वेज समझनी है, क्या पूछने क्या जा रहा क्वेश्चन हमसे। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है साथियों। अंतरिम के मतलब हमारा अस्थायी अध्यक्ष, अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 में, मतलब ऐसी सरकार जो कच्ची सरकार, जिसे एक मॉडल या प्रारूप देकर आगे हम उससे कुछ नया अपने उसमें अंदर क्या चेंज कर सकते। तो अंतरिम सरकार भी कब बनी थी हमारी, 1946 में, उसके बाद में पूर्णतः सरकार बनी थी, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट छोटे छोटे देकर कार्यभार, तो ये एक परीक्षण था अंतरिम, जिसे बोला अंतरिम, है ना, जो कुछ सीनियर थे जिसमें जिसे हम पद देते थे ना, तो अंतरिम या अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कभी अंतरिम सोचकर आप सभी कंफ्यूज हो जाओ, अंतरिम कौन है, हमने अस्थायी पढ़ा, स्थायी, तो स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 11 दिसंबर 1946 को, और ये कब बनते हैं हमारे, 9 दिसंबर 1946 को। और सबसे बुजुर्ग, ठीक है, सबसे बुजुर्ग, ठीक है साथियों। अपने गांव में भी देखा होगा, जब 5 पंच इकट्ठे होते हैं किसी मामले पर, तो सबसे बुजुर्ग आदमी को क्या बनाया जाता है, सबसे वरिष्ठ, ठीक है, सबसे बुजुर्ग कोई वरिष्ठ, जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी वरिष्ठ। तो ऐसी जब अंतरिम ये संविधान सभा के लिए अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, संविधान जब तैयार होने के लिए छोटी छोटी कमेटी गठित की गई, तो उसमें सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल प्लस उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हमारी कौन है, सरोजिनी नायडू। इन्हें किस नाम से हम जानते हैं साथियों, तो भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। एक पुस्तक आती है द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग्स, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, भारत की पहली महिला, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है हमारी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू साथियों, ठीक है। इनसे एक कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता याद रखनी है, 1925 कानपुर, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रथम महिला भारतीय संविधान कांग्रेस जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू, 1925, ठीक है, कानपुर से सरोजिनी नायडू, ठीक है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
सरोजिनी नायडू। अगर महिला की बात करें साथियों तो हमारी एनी बेसेंट है। अगर भारतीय जुड़ के आ जाए तो सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है साथियों। एक है हमारा कौन, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ये हमारे क्या बनाते हैं, सचिंद्र सान्याल 1924 में एक संगठन बनता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। और कहां पर इसकी स्थापना होती है, कानपुर। देखो कानपुर में इसकी ये स्थापना करते हैं, गठन करते हैं, एक संगठन बनाते हैं HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस वजह से मोस्ट हो जाता है कहां पे इसकी स्थापना होती है, तब साथियों कानपुर में इसकी स्थापना होती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा के नजर से अच्छा क्वेश्चन है सचिंद्र सान्याल। अगर साथियों इसमें जुड़ के आ जाए HRSA सोशलिस्ट वर्ड जुड़ के आ जाए तो पहुंच जाते हैं भगत सिंह 1928, भगत सिंह 1928 HRSA। लेकिन हमें ध्यान है HRA सचिंद्र सान्याल। इनकी पुस्तक आती है बहुत मोस्ट अच्छी है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बंदी जीवन, बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन इनकी पुस्तक है, किसकी, सचिंद्र सान्याल की। ठीक है साथियों, चलते हैं। देखो हमारा उद्देश्य सीधा सा यही है, कोई भी क्वेश्चन जो परीक्षा की नजर से बहुत अच्छा और उपयोगी क्वेश्चन है वो आप सभी को करा दिया जाए इन लास्ट पलों में या लास्ट अंतिम दिनों में। ठीक है साथियों, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ साझा कर पाए हम, बाकी कोई ऐसा हमारा गलत उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूपण नहीं है, प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं था। जितनी भी कमेटी बनी थी साथियों उनमें कौन व्यक्ति, इन चार ऑप्शन में से कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। आप सभी को पता होगा, अगर हम एनिमिनेट करना चाहें इस क्वेश्चन को, देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947, जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के अंदर जितने भी बाकी जो प्रारूप के जिम्मेदार थे उनमें कहीं भी किसी समिति का नाम आपने महात्मा गांधी के साथ ऐड होते हुए बिल्कुल नहीं देखा होगा, अगर संविधान आपने पढ़ा है तब। तो हमारा क्या, ये तीनों है शामिल, लेकिन महात्मा गांधी जी शामिल नहीं है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने का बिल्कुल सीधा सा यही है। लेकिन महात्मा गांधी जी का एक कथन था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये पूछा जाता, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में इसकी मांग की गई थी, किसकी तरफ से, महात्मा गांधी की तरफ से। ठीक है साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली की महिलाओं ने। 1928 का आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू के नाम से हम जानते हैं। ठीक है साथियों, चाचा नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। भारत रत्न 1955 में इन्हें मिल चुका है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान का आर्टिकल 32 भाग 3, ठीक है, इसे क्या बोला इन्होंने, संविधान की आत्मा। पिछली बार 2019 की परीक्षा में पूछा चुका है पुलिस की पेपर में, संविधान की आत्मा को किसने बोला, आर्टिकल 32 को, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इनकी समाधि स्थल को हम जानते हैं चिन्ह भूमि के नाम से। ठीक है, चिन्ह भूमि के नाम से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है साथियों, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण साथियों हमारे एक रिट है। आप सभी को पता होगा रिट कितने प्रकार की है भारत में, 5 प्रकार की रिटों का वर्णन है। आर्टिकल 32 में रिटों के बारे में बताया गया है। 5 रिट है किस न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है साथियों, और आर्टिकल 226 की बात करें हम, 226 में भी कितनी प्रकार की रिटें मिलती हैं, 5 प्रकार की रिटें मिलती हैं। लेकिन यहाँ किसका योगदान है, हमारे उच्च न्यायालय का। ठीक है साथियों, उच्च न्यायालय की रिट है 226 और उच्चतम न्यायालय की 5 रिटें हमारी किस में आती हैं, आर्टिकल 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध न्यायालय, अधिकार अपेक्षा लेख, ये हमारी कितनी प्रकार की रिटें, 5। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में साथियों अगर किसी एक व्यक्ति को देखकर अगर पुलिस प्रशासन को लगता है इसकी वजह से कोई बड़ा दंगा या फसाद होने जा रहा है, तो साथियों उसे क्या पहले ही क्या कर लिया जाए, होम में ही या तो घर के अंदर उसे कैद कर लेंगे। ठीक है, या थाने के अंदर बुलाकर उसे क्या कर लेंगे, कुछ समय के लिए बुलाएंगे जब तक कि कोई धरना या बड़ा आंदोलन होने से बच सके। तो 3 माह के लिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने महीने तक हम जेल में रख सकते हैं, या मतलब जेल नहीं कह सकते साथियों, बंदी बनाकर रख सकते हैं 3 महीनों के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत की विदेश नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से। मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूं, एनिमिनेट करने से क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्टिकल 380 हमारे साथियों निश्चित है, आप सभी ने पढ़ा भी नहीं होगा इसके बारे में। आर्टिकल 50 में आप सभी को पता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है साथियों, इनका पृथक्करण 50 में है हमारा, ठीक है। और अब बनता हमारा 312 और लास्ट बनता 300 खाली 51। मैं ऐसा बता चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है। तो विदेश नीति मतलब और देशों के साथ हमारा जो अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेशी जो बाहर के देश है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शांति। तो पूछा विदेश की नीति हमारा कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51 के अंदर क्या साथी हमारे विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल 51। नीति निर्देशक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हमारा कौन सा है, आर्टिकल 51। नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण भी आर्टिकल हमारा कौन सा है, 51, ठीक है। और साथ ही कमेंट करके बताना है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हम कब बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कमेंट करके बताना है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संविधान संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ठीक है साथियों। संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बात करें साथियों किसकी, क्षेत्रीय परिषदों की। क्षेत्रीय परिषद हमारी कितनी है साथियों, 5। क्षेत्रीय परिषद साथियों कितनी है हमारी, 5, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को या कैबिनेट मंत्री को इसका अध्यक्ष घोषित करता है। किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी कैबिनेट मंत्री को इसका क्या करेगा, अध्यक्ष नियुक्त करेगा। क्षेत्रीय परिषद कितनी होती है हमारी, 5। तो किसके द्वारा, संसदीय कानून द्वारा ये क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, ठीक है साथियों। 5 क्षेत्रीय परिषद है हमारी, उत्तर मध्य ऐसा करके ना डायरेक्शन के रूप में इनके नाम है। उत्तर परिषद हमारा दिल्ली। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ किसके द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। और क्षेत्रीय परिषद है कितनी साथियों हमारी, तो 5, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक गैर सदस्य के रूप में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कहने का मतलब यह सदन में भाग ले सकता है, ना वो मत दे सकता, ठीक है। किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, उसे बोलने का अधिकार है, बैठ सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं दे सकता, मत। सभी को पता हो, पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा महान्यायवादी और चौथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है साथियों। तो एक गैर सदस्य के रूप में, ना कि वो एक एमपी होने के नाते, वो बिना एमपी होने के नाते कहां बैठ सकता है, हमारे संसद के किसी एक सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। तो कौन, भारत का महान्यायवादी, एजी जिसे बोलते हैं ना, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी ऐसे हैं जो गैर सदस्य के रूप में संसद की एक कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल कौन से में आता है हमारा अनुच्छेद, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी आता है, ठीक है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की, ठीक है साथियों। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में एजी अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है साथियों हमारे, आर वेंकट रमणी, ठीक है। आर वेंकट रमणी वर्तमान में हमारे एजी अटॉर्नी ऑफ जनरल है, ठीक है साथियों। उपराष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ इस टाइम वर्तमान में कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़, ठीक है। मार्गरेट अल्ब्रा को हराकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है किसने, जगदीप धनखड़ ने, ठीक है साथियों। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ आप सभी को पता है कौन, डीवाई चंद्रचूड़, ये सीजीए सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। निर्वाचन आयुक्त की बात करें वर्तमान में तो राजीव कुमार वर्तमान में हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं साथियों, ठीक है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी हमारे एजी हैं। आर्टिकल 76 नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में। तो संविधान में संशोधन की पहल कहां की जा सकती है साथियों, संसद के किसी एक सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी एक सदन में क्या संविधान में संशोधन की कोई भी प्रक्रिया हम जारी कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते दोनों से पास होने के बाद, अंतिम और राष्ट्रपति के लगने के बाद क्या बनता है हमारा, अधिनियम या एक्ट, कानून बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे साथियों। अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? पहला है एजी अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का वकील या महान्यायवादी। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। विधि आयोग के अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताइए, बात बिल्कुल इसकी चल रही थी, भारत का वकील भी नहीं बोला जाता शॉर्ट में, और अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, यही सरकार को कानूनी विषयों पर कौन अपना परामर्श देते हैं। ठीक है साथियों। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों हमारे? ये कमेंट करके बताना है, विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष ये कमेंट में बताना है तुम्हें। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 125 में हमारा क्या इनका वेतन भत्ता आता है ना, वेतन भत्ता ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन भत्ता आर्टिकल 125 के तहत। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन थे आज हमारे 10 और आप सभी के कंप्लीट हो गए। आप सभी से बार बार यही कहना है, जितनी ये संविधान के क्वेश्चन हो चुके हैं परीक्षा की नजर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो एक बार पूरी वीडियो को देखकर जाना है। और ये सभी उम्मीद करूंगा 4 से 5 क्वेश्चन 3 ये यहीं से फंसे। जय हिंद साथियों। हुई भाई साहब वो फोन हो गया तेरा।